नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। वक्त हुआ है सुपरफास्ट न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत करेंगे। एक हफ्ते तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10,000 लोग हिस्सा लेंगे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत देश के कई दिग्गज उद्योगपतियों के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जैसे हर नागरिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगा, मांग पर गवर्नेंस और तमाम सरकारी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, आम आदमी का डिजिटल सशक्तिकरण होगा। इसके जरिए अस्पतालों में भर्ती से लेकर छात्रों की स्कॉलरशिप तक चुनते वक्त राह और आसान हो जाएगी। डिजिटल इंडिया योजना के तहत पोस्ट ऑफिसों को कॉमन डिजिटल सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने और छोटे शहरों में भी बीपीओ खोलने की योजना है। मोदी सरकार चाहती है कि देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने। शासन सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना सरकार का मकसद है। डिजिटल इंडिया पर सरकार 1 करोड़ 13 लाख का निवेश करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना में निजी क्षेत्र भी निवेश करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मरीजों को भी खूब फायदा होगा। देश भर से दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब लोग घर बैठे इंटरनेट के जरिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जांच की रिपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत सरकार दिल्ली और बेंगलुरु के दूसरे सरकारी अस्पतालों को भी इस सुविधा से जोड़ने जा रही है। एम्स के बाद दिल्ली के ही आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर और बेंगलुरु के विम्हांस अस्पताल में भी ऑनलाइन सुविधा शुरू की जाएगी। डिजिटल इंडिया योजना के समक्ष की चुनौतियां हैं। सरकार को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी निवेश करना होगा। ऑप्टिकल फाइबर का काम लक्ष्य से पीछे चल रहा है। छोटे शहरों गांवों में कनेक्टिविटी की दिक्कत है। स्पेक्ट्रम की महंगी कीमत भी इस सपने के लिए एक बड़ा रोड़ा है। इसके अलावा सरकार को नेट न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करना होगा और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाना होगा। तभी हम भारत के डिजिटल होने के सपने को पूरा होते देख पाएंगे। 2 जुलाई से शुरू हो रहे बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए यात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो जाएगा, जिसके बाद 2 जुलाई को यात्री बालटाल पहुंचेंगे। इस बार पवित्र शिवलिंग की ऊंचाई पिछले कुछ सालों के औसतन 10 से 11 फीट की तुलना में 13 फीट है। आधार शिविर में सीआरपीएफ ने कमान संभाल ली है। कैंप के साथ वाले सभी इलाके जो तवी नदी से सटे हैं, वहां पर कई पोस्ट बनाई गई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने 1 जुलाई को कश्मीर पहुंचेंगे और यात्रा के पहले दिन वो अमरनाथ के दर्शन भी करेंगे। अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है। बालटाल से 27 किलोमीटर आगे करगिल रोड पर 3500 से ज्यादा दुकानदारों ने 15 दिन पहले से डेरा लगा लिया है। इसमें अधिकांश रोजेदार हैं। इस बार यात्रियों के लिए हलवा, पूरी, पराठा, फास्ट फूड बैन है। यात्रा के लिए शनिवार तक करीब 2 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अफसरों ने कहा है कि जुलाई से रजिस्ट्रेशन हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे यात्रियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस बार इंतजाम भी पहले से बेहतर है, इसलिए यात्रियों को असुविधा भी कम होगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार सत्ता में है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो पहली बार होगा कि कोई पीएम यहां पहुंचेगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन 2 बार दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसका जायजा लिया है। इस बार करीब 10 लाख लोगों के आने के आसार हैं। इस बार यात्रा रूट पर 3G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। BSNL ने यहाँ 8 टावर लगाए हैं। बालटाल बेस कैंप में 40 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इसमें पैथोलॉजी लैब भी है। अमरनाथ यात्रा पर सियासत नई नहीं है। अलगाववादी इस बार भी यात्रा की अवधि 59 दिन किए जाने का विरोध कर रहे थे। 2008 और 2014 की हिंसक घटनाओं की वजह बनी राजनीति को इस बार कड़ा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि पहली बार 3500 से ज्यादा रोजेदार यात्रियों के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। बालटाल में यात्रियों के लिए टेंट लगाने वाले दुकानदार और दूसरे लोग 0 से नीचे चल रहे टेम्परेचर में बर्फ पर कंबल बिछाकर यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ के खौफ से टूरिस्ट सीजन बुरी तरह पिट गया है, इसलिए उनकी उम्मीद अब इसी यात्रा से है। आम जनता को दी जा रही सेवाओं में सरकार आज से कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। पहला नियम गैस सब्सिडी से जुड़ा है। अगर मंगलवार तक आपके गैस कनेक्शन से आपका खाता नहीं जुड़ा तो 1 जुलाई से आपको रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, रेलवे में भी तत्काल टिकट से संबंधित कई नियम बदल रहे हैं। तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 1 जुलाई से 50% राशि वापस की जाएगी। साथ ही तत्काल टिकट के समय में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा 1 जुलाई से कॉमर्शियल वाहनों को बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे आज से सस्ती दवाएं मिलने लग जाएंगी। इसके तहत आपको सरकारी ब्रांड जन औषधि की मांग करनी होगी और केमिस्ट सस्ती दवाएं देगा। इसके लिए सरकार प्राइवेट दवा निर्माताओं से बड़े पैमाने पर दवाएं खरीदेगी। इन्हें जन औषधि का नाम दिया जाएगा और खुदरा बाजार में बेचा जाएगा। इनकी कीमत बाजार में उपलब्ध दवाओं से कम रहेगी। सरकार ने इसके लिए कुल 504 जरूरी दवाओं की पहचान कर ली है। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, हृदय रोग, डायबिटीज, सांस के रोग और पेट खराब होने की जरूरी दवाएं हैं। इसके लिए लगभग 1000 स्टोर चुने जाएंगे जहां ये दवाएं मिलेंगी।
तेल कंपनियों ने लगातार 3 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मंगलवार को इसकी कीमतों में कटौती का ऐलान किया। पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 71 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। इस महीने डीजल में ये दूसरी कटौती है। इससे पहले 15 जून को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 64 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी और डीजल में ₹1.35 प्रति लीटर की कमी की थी। नई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। एसीबी के थानाध्यक्ष विजय मलिक को हटाए जाने के एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के फैसले को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलते ही मीणा ने इंस्पेक्टर विजय मलिक को हटाकर इंस्पेक्टर ब्रिज मोहन को थानाध्यक्ष बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया था। माना जा रहा है कि आने वाले 1.5 महीने में दिल्ली सरकार और मीणा के बीच कई मुद्दों पर और भी तकरार होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने मीणा को एसीबी के प्रमुख पद पर बने रहने का फैसला दिया है। 11 अगस्त को इस मसले पर फिर सुनवाई होनी है। दिल्ली विधानसभा में वैट बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है। वैट संशोधन बिल पारित होने के बाद अब दिल्ली सरकार बिना विधानसभा सत्र बुलाए मंत्रिमंडल की बैठक में ही वैट की दरों में 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार ने किसी चीज पर वैट बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट 30% कर देती है तो फिर आम आदमी पर महंगाई का बोझ काफी बढ़ जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल ₹66.93 प्रति लीटर से बढ़कर ₹72.49 हो जाएगा, जबकि डीजल ₹50.90 से बढ़कर करीब ₹60 प्रति लीटर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने सोमवार को विधानसभा में डीजल, पेट्रोल, शराब, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी, सिगरेट सहित कई चीजों पर वैट की दरों में 30% तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया जमकर हंगामा। डेस्क पर लगे माइक तोड़ डाले तो वैट संशोधन प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर उड़ाई। बीजेपी विधायकों को स्पीकर ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन विधायक नहीं माने। इसके बाद स्पीकर ने तीनों बीजेपी विधायकों के डेस्क पर लगे माइक बंद करने के आदेश दिए, जिससे भड़ककर बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा ने माइक तोड़ दिया। इस हंगामे के बीच ही वैट संशोधन बिल पास हुआ। बीजेपी विधायकों ने सरकार के प्रस्ताव की कॉपी भी फाड़ दी। विजेंद्र गुप्ता हंगामा करते हुए वेल के पास बने स्टेज पर चढ़ गए और वैट संशोधन प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर सदन में टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दी। इसके बाद बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। दिल्ली विधानसभा में भाषण के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार कोई काम नहीं करने दे रही है, जिसके जवाब में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर मोदी का नाम लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, पिछले 10-15 दिन से टाइम मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी किस्मत खराब है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मैं उनसे मिल नहीं पाया। प्रधानमंत्री दफ्तर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया है। 10 दिन पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा था। प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल पीएम काफी व्यस्त हैं और अगले कुछ दिन में वे मुलाकात नहीं कर सकते। पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि अगर केजरीवाल को बहुत जरूरत है तो वे गृह मंत्री राजनाथ सिंह या वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली में एलजी के साथ चल रहे विवाद, एसीबी में मीणा की नियुक्ति, केंद्रीय करों में दिल्ली को हिस्सेदारी समेत 5 बिंदुओं पर पीएम से बातचीत करना चाहते हैं। सलमान खान हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट के फैसले को लेकर ट्रायल की तारीख का ऐलान कर सकती है। सेशंस कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। सजा को लेकर अब बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू होना है। 13 साल पुराने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत देते हुए विदेश जाने की भी अनुमति दी हुई है। पिछली तारीख में सलमान खान की तरफ से दस्तावेज पूरे न होने की वजह से ट्रायल की तारीख तय नहीं हो पाई थी। पंकजा मुंडे के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर लगा है गलत तरीके से ठेका देने का आरोप है कि उन्होंने बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ का ठेका दे दिया। वित्त विभाग ने ठेके में हुई अनियमितताओं का खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक स्कूलों के लिए आग बुझाने वाले यंत्र की खरीद का ठेका बिना ई टेंडरिंग के ही ठाणे की कंपनी को दे दिया गया। ये कंपनी महाराष्ट्र सरकार की लिस्ट में शामिल ही नहीं थी। राज्य के 62,105 स्कूलों के लिए 3 अग्निशामक खरीदे जाने थे। फरवरी महीने में 11 तारीख को ठेका दिया गया और मार्च में इस पर रोक लगा दी गई। स्कूलों में आग बुझाने के यंत्र में घोटाले के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। तावड़े ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बाद जांच की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर प्रस्ताव को तुरंत रोक दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तावड़े के साथ वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने तावड़े पर लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर एक और आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया। आरोप है कि जालना जिले में सरकारी परियोजना के तहत पंकजा ने बांध बनाने का ठेका सुनील हाईटेक इंजीनियर्स नाम की कंपनी को दिया। लेकिन अहम यह है कि इस कंपनी को उनकी ही सरकार ने पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था।
बावजूद इसके पंकजा की सिफारिश पर इस कंपनी को न सिर्फ ठेका दिया गया बल्कि ठेका देने में भी नियमों की अनदेखी की गई। इससे पहले पंकजा पर 206 करोड़ के चिक्की घोटाले का आरोप लग चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्रियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से उसकी सहयोगी शिवसेना खफा है। शिवसेना ने बीजेपी मंत्रियों और नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एसीबी को देने की मांग की है। शिवसेना का कहना है कि मंत्रियों पर लगे आरोप गंभीर हैं और बीजेपी को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वायदा पूरा करना चाहिए। उधर बीजेपी ने कहा है कि शिवसेना गलतफहमी पैदा कर रही है। कांग्रेस ने धौलपुर महल पर कब्जे के बहाने मंगलवार को फिर साधा वसुंधरा पर निशाना। धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है, इसे लेकर जयराम रमेश ने आज 4 नए दस्तावेज भी पेश किए। कांग्रेस ने 1949 के दस्तावेज दिखाकर ये कहा कि इसमें साफ लिखा है कि धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है और इस पर निजी कब्जा नाजायज है। दस्तावेज के मुताबिक 1949 में ही उस वक्त के धौलपुर के राजा ने यह मान लिया था कि यह भारत सरकार की संपत्ति है। कांग्रेस ने वसुंधरा के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत पर आरोप लगाया कि उन्होंने साल 2010 में महल की जमीन जो कि सरकारी संपत्ति है उसके एवज में 2 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया, जो कि घोटाला है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताया है। कांग्रेस के आरोपों पर राजस्थान बीजेपी ने वसुंधरा राजे का बचाव करते हुए नया दस्तावेज पेश किया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1965 का एक दस्तावेज पेश किया, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने धौलपुर हाउस महाराजा हेमंत सिंह के नाम कर दिया था। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर अब प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। हवाला से लेन देन के आरोप की जांच के लिए टीम को सिंगापुर भेजा गया। प्रवर्तन निदेशालय के 2 अफसर सिंगापुर भेजे गए हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय के जरिए सिंगापुर और मॉरिशस को 2 चिट्ठियां भी भिजवाई हैं। इन चिट्ठियों में 2009 में ललित मोदी के आईपीएल कमिश्नर रहते हुए डील का जिक्र है। इस डील में हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप है। व्यापम घोटाले में एक और संदिग्ध की मौत का खुलासा, मरने वालों की तादाद 43 तक पहुंची। कांग्रेस ने जांच की मांग दोहराई। व्यापम घोटाले में एक और शख्स की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। अमित सागर नाम के एक छात्र की इस साल फरवरी में श्योपुर जिले में एक तालाब में लाश मिली थी। अमित सागर घोटाले में संदिग्ध था। अमित सागर का नाम व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी इंद्रजीत भूषण ने पुलिस को दिए अपने बयान में लिया था। पुलिस के मुताबिक जब मुख्य आरोपी के बयान के बाद अमित सागर की तलाश की गई तो पता चला कि उसकी फरवरी में ही मौत हो चुकी है। यूपीए सरकार में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने आरोप लगाया है कि कोयला आवंटन के सभी फैसले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने लिए थे। दसारी ने अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान बयान दिया। दसारी ने दावा किया कि कोयला आवंटन के सभी फैसले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने खुद लिए थे। उधर दसारी के आरोप के बाद बीजेपी ने कहा है कि सवाल उठता है कि कोयला घोटाले में असल फायदा किसे पहुंचा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कोयला घोटाले मामले में कुछ समय पहले निचली अदालत ने भी मनमोहन सिंह को समन किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ से फरार कैदी जावेद को उत्तर प्रदेश के गोंडा से मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद मूल रूप से गोंडा का ही रहने वाला है। तिहाड़ से निकलने के बाद जावेद ने ऑटो लिया, लेकिन किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने ऑटो वाले से मोबाइल मांगा और फोन कर अपने घर से कुछ रुपए मंगाए। इसी से वो पकड़ा गया। वो गोंडा में अपने ससुर के घर छिपा हुआ था। यूपी के सोनभद्र में तेजाब हमले की शिकार एक महिला ने आर्थिक मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2012 में महिला पर बुरी नजर रखने वाले एक शख्स ने तेजाब डाल दिया था। आरोपी को सजा जरूर हुई, लेकिन महिला को आर्थिक मदद नहीं मिली। महिला को इलाज के लिए चंदा मांगना पड़ रहा है और 2 बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। पति उसे पहले ही छोड़ चुका है। महिला ने प्रशासन से भी गुहार लगाई, मगर उसे कोई मदद नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी का बेटा आईआईटी में पहुंच गया। जावेद अहमद कुरैशी 2 साल की उम्र में अनाथ हो गया था। मां ने दूसरी शादी कर ली तो दादा ने पाला, लेकिन मुसीबतों से लड़ते हुए जावेद ने सेना की मदद से आईआईटी में 89वां स्थान हासिल किया। सेना ने पिछले साल कश्मीर सुपर 30 प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें ऐसे बच्चों की मदद की जाती है। वहीं मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार जावेद को स्कॉलरशिप देगी। ई टिकट के जरिए रेलवे बुकिंग करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेन रद्द होने पर रिफंड सीधा उनके अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए उन्हें टीडीआर फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि हाल ही में यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रियों को एसएमएस अलर्ट भेजने की सुविधा शुरू की थी और अब रिफंड भी सीधा मिल जाएगा। पैसे की किल्लत से जूझ रही भारतीय रेल अगले 5 साल के दौरान सुधार और विस्तार पर $120 अरब की भारी भरकम निवेश करेगी। ये जानकारी मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दी। रेल मंत्री आईआईटी, नेशनल लॉ स्कूल और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों के एक ग्रुप को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे में पिछले 20 से 25 साल में कोई निवेश
नहीं हुआ है। रूस ने योग को अपने यहाँ बैन कर दिया है। रूसी अधिकारियों ने इसे जादू टोना फैलाने वाला बताते हुए इस पर रोक लगाई है। सेंट्रल रूस में 2 स्टूडियो में हठ योग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हठ योग में गहरी सांसें भरने के साथ ही कुछ कठिन आसन किए जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सबसे पहले हठ योग को भगवान शिव ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि भारत की पहल पर दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें लाखों लोगों ने योगाभ्यास किया था। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि जून महीने में देश में औसत से 16% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये भी कहा कि बीते हफ्ते की शुरुआत से बारिश में कमी आई है, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश पहले से कम थी। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई और अगस्त महीने में 8 से 10% तक कम बारिश होने का अनुमान है। कुल मिलाकर पूरे मानसून पर IMD ने कहा कि ये मौसम से औसत से इस साल कम रहेगा। गुजरात के अमरेली में आई बाढ़ की हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें 24 जून को आई बाढ़ की हैं। बाढ़ के चलते गुजरात में 92 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 45 लोग अमरेली के थे। 24 जून को मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो पहली बार सामने आया, जिसमें हर तरफ पानी का सैलाब नजर आता है। गुड़गांव में किड्स फैशन शो में बच्चों ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। इस फैशन शो में 3 साल से लेकर 13 साल की उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। रैंप पर वॉक करते वक्त इन नन्हे मॉडल्स का कॉन्फिडेंस गजब का था। भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बीच मतभेदों की रिपोर्ट को खारिज किया। शास्त्री ने इसे सबसे बड़ी बकवास करार दिया है। शास्त्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्रिकेट इतिहास का पहला डे नाइट टेस्ट मैच इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस मैच में गुलाबी का बुरा गेंद का इस्तेमाल होगा। मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी वो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। विजेंद्र के मुताबिक ओलंपिक में अब भारत की ओर से न खेल पाने का उन्हें मलाल तो है, लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी वो देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने विजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। फीफा के एक अधिकारी ने कहा कि भारत में एक भी फुटबॉल का ऐसा मैदान नहीं जो विश्व कप के मैचों के आयोजन के लायक हो। फीफा अंडर 17 विश्व कप के लिए फीफा के टूर्नामेंट निर्देशक जेवियर सिप्पी ने कहा है कि फीफा भारत सरकार की एजेंसियों को फुटबॉल मैदानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए खुद मदद को तैयार है। आपको बता दें कि 2017 में अंडर 17 विश्व कप भारत में होने जा रहा है। अपनी सभ्यता और ज्ञान से दुनिया को अचंभित करने वाला यूनान आज दिवालिया होने की दहलीज पर है। ग्रीस पर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जिसे चुकाने में वो असमर्थ हो चुका है। गहराते संकट के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों की नजर 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह पर टिकी है। आतंकी संगठन IS ने सीरिया में जादू टोना करने का आरोप लगाकर 2 महिलाओं की गला काटकर हत्या कर दी। इस तरह से महिलाओं की जान लेने का यह पहला मामला है, क्योंकि अब तक IS पत्थर मारकर महिलाओं की हत्या करता रहा है। इंडोनेशिया एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया। BBC के मुताबिक इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्लेन इंडोनेशिया की तीसरे बड़े शहर मदान में क्रैश हुआ। प्लेन ने जैसे ही सुवर्नाडो एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया, उसके 2 मिनट बाद प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स सवार थे, 17 सेना के लोग भी थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दूतावास इलाके में मंगलवार को हुए जबरदस्त फिदायन धमाके में 7 लोग मारे गए, जबकि 17 घायल हुए। आत्मघाती हमलावर ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अमेरिकी दूतावास के रास्ते पर नाटो सैनिकों के काफिले को निशाना बनाया। जापान में बुलेट ट्रेन में सवार 30 साल के मुसाफिर ने खुद पर तेल डालकर आग लगा ली। हादसे में एक और यात्री की भी मौत हो गई, जबकि 9 घायल हो गए। 16 बोगियों वाली इस ट्रेन में 1000 यात्री सवार थे। ट्रेन टोक्यो से ओसाका जा रही थी। टोक्यो से ट्रेन के रवाना होने के 30 मिनट बाद एक शख्स ने अपने शरीर पर तेल छिड़का और सिगरेट लाइटर से आग लगा दी। यमन की राजधानी सना के पास एक शिया बहुल इलाके के पास हुए कार बम धमाके में 28 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। IS आतंकियों ने हूती विद्रोहियों के 2 नेताओं को निशाना बनाकर ये हमले किए थे। 7 जुलाई को सबके चहेते शाहिद कपूर की शादी मीरा राजपूत से होने वाली है। 7 जुलाई को गुड़गांव के ओबरॉय होटल में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मेहमानों को इनविटेशन कार्ड बांटने का सिलसिला जारी है। मीरा राजपूत दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी है। फॉर्ब्स की दुनिया की 100 मोस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम नहीं है। इस लिस्ट में 71वें नंबर पर सलमान और अमिताभ बच्चन को जगह मिली है। अक्षय कुमार 207 करोड़ की कमाई के साथ 76वें नंबर पर हैं, तो वहीं धोनी को 82वें नंबर पर जगह मिली है।
बॉलीवुड के 2 सितारों को इंडस्ट्री में 15 साल पूरे हो गए। 30 जून 2000 को करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने बड़े पर्दे पर जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी के साथ डेब्यू किया था। इस मौके पर अभिषेक ने अपने फैंस और को स्टार्स को शुक्रिया कहा। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म मोहल्ला 80 की रिलीज पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने रोक लगा दी। इस मुद्दे पर एक अर्जी दाखिल की गई थी कि फिल्म में धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है। इस पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है।